आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉपरेटिव्स का जो बजट 2021 में कॉपरेटिव्स के ऊपर क्या कहा गया है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक जनरल जो था वो रिव्यू दे दिया था कि बजट जो है वो कॉपरेटिव्स के बारे में क्या कहता है। आज हम पर्टिकुलरली कॉपरेटिव्स की बात करेंगे कि किस कॉपरेटिव को इस 2021 बजट से क्या जो है वो बेनिफिट होने वाला है। तो अगर हम जनरल बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कॉपरेटिव्स जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लेके आने वाली है। उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसके लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में ये डिसाइड किया है कि एक कंसल्टेशन की जाएगी हर कोऑपरेटिव से, लेकिन वो हर कोऑपरेटिव जो होगी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड दिस विल बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी क्वेश्चन कि ये सारी की सारी जो कोऑपरेटिव्स हैं ये किसके अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जनरल बजट में है वो है सरचार्ज। अगर हम सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं जो भी कोऑपरेटिव्स इंडिया में रन कर रही हैं उसमें जो रेजिडेंट कोऑपरेटिव्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं उनके ऊपर 12% सरचार्ज लगाया जाएगा एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसी तरीके से जो रेजिडेंट कोऑपरेटिव्स है उसमें जो है वो 10% सरचार्ज जो है वो लगाया जाए, यानी रेजिडेंट कोऑपरेटिव्स के अलावा जितने भी कोऑपरेटिव्स है उसमें 12% होगा और जो रेजिडेंट कोऑपरेटिव्स है उसमें सरचार्ज 10% होगा। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलरली जो डिफरेंट कोऑपरेटिव्स है उनके ऊपर बजट ने क्या कहा है। तो सबसे पहला आ गया प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। प्राइमरी अर्बन दो हैं, एक है पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एक है यूसीबीस यानी कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इनके लिए बोला है कि ये जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये वॉलंटरली जो है वो ट्रांजिट हो सकती हैं इनटू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं? देखो, जब भी कोई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनाना होता है तो उसके लिए अलग से एसेट्स बताने होते हैं, अलग से लाइबिलिटी शो करनी पड़ती है। बट कोऑपरेटिव्स के केस में यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में ऐसा नहीं करना है। जो इनके पास एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उन्हीं को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। और इनका फंक्शन क्या होगा? ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होंगे इनका फंक्शन क्या होगा? इनका फंक्शन होगा स्मॉल बिजनेस वेंचर्स को सपोर्ट करना, मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको सपोर्ट करना और माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको सपोर्ट करना। तो दैट मीन्स जो एमएसएमईज जो हैं जिनको कोरोना के टाइम पे बहुत इफ़ेक्ट हुई है उनको स्टेबल करने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। इसकी डेवलपमेंट या इसकी एनहांसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्कीम आई है इस बजट में जिसको बोलते हैं पोषण 2.0। पोषण 2.0 बेसिकली एक न्यूट्रिशन स्कीम है कि किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। इससे पहले दो स्कीम्स थी, एक थी पोषण अभियान और एक है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम। इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके पोषण 2.0 कर दिया गया है बजट 2021 में। अब इसका कोऑपरेटिव्स कैसे फ़ायदा उठाएंगे? तो जो कंज्यूमर और मार्केट कोऑपरेटिव्स हैं उसको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे? कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट जो है वो एनजीओज और आंगनवाड़ीज करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो कंज्यूमर और मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो सप्लाई चेन बना सके। सप्लाई चेन कैसे? न्यूट्रिशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है? एग्स की ज़रूरत है, मिल्क की ज़रूरत है, राइस की ज़रूरत है। तो ये सारे कोऑपरेटिव जो इसके लिए काम, जैसे अमूल एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है जो कि मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस स्कीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कोऑपरेटिव्स को होने वाला है। और वो कोऑपरेटिव्स पर्टिकुलरली कौन सी होंगी? कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट आ गया लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव्स। इनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा है इस बजट में कि गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। इस मिशन के अकॉर्डिंगली जो भी सॉलिड और लिक्विड मैनेजमेंट है
उसको उसमें जो है वो फोकस करेगी गवर्नमेंट, और उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन जो गवर्नमेंट ने की है वो 1.41 लाख करोड़ की है। और इसमें क्या होगा कि लेबर और कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव्स जो हैं वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ मिल के सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो दैट मीन्स कि ये स्कीम तो चाहे गवर्नमेंट ने लाई है, लेकिन इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो किसको होने वाला है, लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव्स को, क्योंकि जो भी इस लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी वो प्रोवाइड कौन करवाएंगे, यही कोऑपरेटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी होंगी, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। नेक्स्ट आ गया हैंडलूम एंड टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन। जितने भी हैंडलूम और टेक्सटाइल से रिलेटेड कोऑपरेटिव्स हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचने वाला है, उसको लेके बजट में 2 स्कीम्स आई हैं। एक है मित्र मतलब मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। ये स्कीम्स इसलिए लाई गई हैं ताकि ग्लोबली जो है हम ग्लोबल मार्केट में जो हमारी जो हैंडलूम और टेक्सटाइल कोऑपरेटिव्स है इसको बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो 3 साल के अंडर इंडिया में टेक्सटाइल पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि हैंडलूम और टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन को वर्क ऑर्डर मिलेगा ताकि वो बहुत ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट यानी टेक्सटाइल पार्क्स को डेवलप करने के लिए किन कोऑपरेटिव्स को के लिए ये बेनिफिशियल होगा, हैंडलूम और टेक्सटाइल कोऑपरेटिव्स के लिए ये स्कीम जो है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। नेक्स्ट आ गया रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका कंसेप्ट, इस तरह के कोऑपरेटिव्स जो है वो बेसिकली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो हमारी मैगज़ीन जो हमने आप लोगों को अपनी बुकलेट दी है उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से साउथ इंडिया की कौन सी ऐसी कोऑपरेटिव्स हैं जो पावर डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। तो ये वाली जो मोनोपली होती थी यानी पावर की जो मोनोपली होती थी वो या तो गवर्नमेंट के पास होती थी या फिर किसके पास होती थी, कुछ प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते थे उनके पास होती थी, या फर्म्स जो होती थी उनके पास होती थी। अब क्या हुआ कि इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव अगर हम पावर डेवलपमेंट में भी अगर कोऑपरेटिव्स को उतारते हैं तो उसमें जो कंज्यूमर है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो किसकी डिस्ट्रीब्यूशन को की सर्विसेज को अवेल करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पहले जैसे अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो BSNL और MTNL जो होते थे वो उसमें मोनोपली जो थी वो गवर्नमेंट की थी, तो लोगों को वहीं पे अपने आप को जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ता था। लेकिन बाद में इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया जिसमें एयरटेल आ गया, जियो आ गया और बहुत सी कंपनीज हैं, और लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो ढेर सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जो है वो सर्विसेज ले सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में यानी पावर जो एरिया है वहाँ पे कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एनहांस करने के लिए इस बजट में बहुत सा पैसा जो है वो कोऑपरेटिव्स के लिए दिया है। नेक्स्ट आ गया कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम ये रही है कि फाइनेंसिस की प्रॉब्लम रही है, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक्स की तरह काम नहीं करते। इनका मेन मोटिव जो होता है वो वेलफेयर होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत से कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है वो बंद कर दिया गया या उनमें प्रॉब्लम्स आई। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया है कि अगर टेम्परेरी बेसिस पे कोई भी लाइबिलिटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो जो इसके डिपॉजिटर्स होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 को अमेंड किया है, सो दैट जो डिपॉजिटर्स होंगे उनका पैसा इजी इंश्योरेंस कवर की फॉर्म में उनको मिल जाएगा। ये सब इसलिए किया गया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाने में डरते हैं ताकि उनके पैसों को कोई नुकसान ना हो। इस वजह से ये स्कीम जो है वो लाई गई है। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसकी जो डिटेल है वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी। अब कुछ प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मटेरियल भी है, सारे टॉपिक्स भी हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो मैं आपको आज के लेक्चर के हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगी कैसे आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द सेपरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर
all cooperatives will be consulted, but these cooperatives are registered under which act? तो आपके सामने आंसर है कि these cooperatives should be registered under Multi State Cooperative Society Amendment Act 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the primary cooperative urban banks will be voluntarily transform into, कि इसका मैंने आपको बता दिया था कि ये जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये ट्रांसफॉर्म किस में ट्रांजिट होंगे, तो आंसर इज स्मॉल फिनांस बैंक्स, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। या फिर आपको आ सकता है हाउ मच सरचार्ज विल बी लिवाई ऑन कोऑपरेटिव्स एक्सेप्ट रेजिडेंट कोऑपरेटिव्स। तो आपके पास सिंपल आपको मैंने बता दिया कि 12% सरचार्ज हर कोऑपरेटिव को लगेगा और रेजिडेंट कोऑपरेटिव्स को 10% सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आएंगे कि टू एनहांस या टू ऑगमेंट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन which schemes has been introduced by the government of India in budget 2021। तो आंसर इज मित्र एंड PLI। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि to provide security to the depositors in cooperative banks which act has been amended by the government of India। तो आंसर इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट बजट, कि बजट 2021-22 में कॉपरेटिव्स को किस तरीके से एनहांस करने के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसके अलावा कल से जो है वो हम पर्टिकुलरली सिर्फ कॉपरेटिव्स के बारे में जो भी हमने नोट्स बनाए हैं उन बुकलेट्स में आएंगे। ये बजट जो था ये क्योंकि सबके लिए कॉमन है इसीलिए पहले मैंने क्लासेस इनकी की थी। कल से हम अपनी बुकलेट के अकॉर्डिंग आपकी क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच।